रिजर्व एंड सरप्लस ये भी एक अकाउंट ग्रुप है। अब इस अकाउंट ग्रुप का यूजेज क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ के हमने देखा। यहाँ पे हमने लिखा है अंडर दिस सेकेंडरी ग्रुप, एक तो ये सेकेंडरी ग्रुप है, सब ग्रुप है। मेक द लीजर रिजर्व फंड, यानी इस ग्रुप के अंदर हम वो सारे फंड्स का लेजर बनाते हैं जो कि किसी प्रकार से रिजर्व किया गया हो, जो कि किसी प्रकार से रिजर्व किया गया हो। लाइक रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। अगर ये दोनों आप लोग समझते हैं तो ये ग्रुप क्लियर है। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब समझते हैं? हाँ हाँ, ऐसा कर्ज जो डूब गया हो, या फिर जैसे कि सपोजेट आपके पूंजी पे कुछ हरास हो गया हो, जो कि अब मिलने वाला नहीं है, लेकिन है तो कर्ज ना आप पे, वो है ना। तो उस सिचुएशन के लिए अगर आप कोई पैसा रिजर्व करके अपने पास रखते हैं, कंपनी रखती है ऐसा पैसा अपने पास कि अगर ऐसा हालात आता है हमारे कंपनी में कि जब हमारा कुछ लॉस इस प्रकार का हो जाता है जो फिर से आएगा नहीं, तो उस सिचुएशन के लिए जो पैसा हम लोग रिजर्व करके रखेंगे उसे रिजर्व एंड सरप्लस कहा जाता है। समझ में आया? समझ में आया? एंड दूसरा एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। अब एम्प्लॉय वेलफेयर फंड क्या होता है? कर्मचारी कल्याण कोष। आपके कंपनी में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी एक फंड कंपनी क्या करती है, रखती है अपने पास। जैसे किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाता है, राइट, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसी फंड से उसका हेल्प करेगी, तो उसके लिए भी जो पैसा कंपनी रखती है उसको रिजर्व एंड सरप्लस कहा जाता है। समझ में आया? जैसे कि कंपनी ने 5 लाख रुपया रख दिए, क्या करने के लिए? किसी एम्प्लॉय फंड में। तो एम्प्लॉय फंड का अगर हम लोग लेजर बनाएंगे, एम्प्लॉय फंड लेजर बनाएंगे ना, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड 5 लाख, तो इसको किस ग्रुप में डालेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे। राइट रॉन्ग? और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, तो ये लेजर ही है। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स क्या है? ये लेजर ही है। मतलब इसमें भी हम लोगों ने 5 लाख रुपया रखा है। क्लियर? 5 लाख रुपया हम लोगों ने रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स रखा है, यानी ऐसे समय के लिए जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी हमारा कुछ डूब जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा हम लोग रखेंगे, कंपनी रखती है ना जी, तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार का बना लेंगे लेजर, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। और इसको किस में डाल देंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व से ही मतलब यानी वैसा पैसा, वैसा किसी प्रकार का पैसा जो आप कंपनी के बिजनेस के नियत से रिजर्व करके रखते हैं, रोक के रखते हैं, जिसको आप बिजनेस में कभी नहीं लगाएंगे। ऐसे सिचुएशन में लगाएंगे जब आपके पास कोई ऐसा ऋण हो जाए, ऐसा कर्ज हो जाए जो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो ये रिजर्व पैसा वहां पे आप खर्च करेंगे। और ये ऐसा पैसा है जो आप कंपनी के एम्प्लॉय के लिए फंड के तौर पे रखते हैं। तो इस प्रकार के पैसे को हम लोग, इस प्रकार के लेजर को हम लोग कहाँ पे रखते हैं सर? रिजर्व एंड सरप्लस में। इज इट क्लियर नॉट? समझ में आ रहा है ना? या फिर ऐसे ही आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं? हाँ जी संदीप, हाँ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने देखा कैश अकाउंट, इसके बारे में हम लोग को बखूबी पता है और हम लोग जानते हैं। ये हमारा सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट बना रहता है, टैली ERP9 बाय डिफ़ॉल्ट इसको बना के रखती है, राइट ना। जो कैश यहाँ पे अब लिखा हुआ है अंडर दिस सेकेंडरी ग्रुप, अंडर दिस सेकेंडरी ग्रुप कैश, पेटी कैश, कैश इन ट्रांजिट। इस ग्रुप के अंदर हम लोग किस प्रकार का लेजर बनाते हैं? एक तो पेटी कैश का और दूसरा कैश इन ट्रांजिट का। मतलब पेटी कैश का मतलब क्या होता है? पेटी कैश जानते हैं? इसका हिंदी अनुवाद होता है खुदरा रोकड़ पैसा। क्या होता है? मतलब ये कि जो खुदरा ट्रांजैक्शन आपके यहां हो रहा है
उसका भी लेज़र इसमें हम लोग बना के रखते हैं। जैसे परचेज कोका कोला RS 50 रुपीज़ बाई पेइंग कैश, समझ में आ रहा है, बाई पेइंग कैश, तो इसको कैश में हम लोग डाल देते हैं। तो किसी प्रकार का खुदरा जो आपका कैश है। दूसरा कैश इन ट्रांजिट, वैसा कैश जो आवागमन में है, किसमें है, जो चलता फिरता है। जैसे कि हम कहीं से कुछ सामान खरीदे, कहीं पे बेचें, फिर मेरे पास आया, कहीं से गया, तो बाई पेइंग कैश जितना भी होता है हम लोग उसमें किस में डालते हैं, उसका कैश का ही लेजर बनता है ना, बाई पेइंग कैश वाले का। तो सिंपल है, ये वर्ड देख के आप लोग घबराएं नहीं। कैश इन ट्रांजिट का मतलब कि आवागमन वाला पैसा जो आते जाते रहता है, और पेटी कैश का मतलब खुदरा रोकड़। तो किसी प्रकार का जो बाई पेइंग कैश काम होता है, ये बाई डिफॉल्ट हमारे पास बना रहता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। कैश से रिलेटेड जो भी लेजर हम लोग बनाते हैं वो किस में जाता है सर, कैश इन हैंड में जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे देयर इज नो नीड टू क्रिएट, इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टैली ERP9 इसे ऑलरेडी बना के रखता है, इसे मेंटेन रखता है पहले से। राइट रॉन्ग, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट हमने देखा डिपॉजिट। क्या देखा सर, डिपॉजिट। अब डिपॉजिट ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए। जैसे अंडर दिस सेकेंडरी ग्रुप, ये तो सेकेंडरी ग्रुप है पहला, वी मेक अ लेजर ऑफ टैली ऑफ ऑल टाइप डिपॉजिट इन विच हैव टाइम पीरियड एंड प्रॉफिट डिसाइडेड। यानी इसमें हम लोग उस प्रकार का लेजर क्रिएट करते हैं, या फिर उस प्रकार के लेजर के लिए इस अकाउंट ग्रुप को हम लोग यूज करते हैं, जहां पे हम लोग कोई पैसा कहीं पे डिपॉजिट किए हैं, कोई पैसा कहीं पे डिपॉजिट किए हैं, एंड इसमें पहले से हमको डिसाइड रहता है कि कितने टाइम के लिए हम डिपॉजिट किए हैं, कितने टाइम के लिए हम लोग डिपॉजिट किए हैं। हाउ मच मनी आई डिपॉजिटिंग एंड विल गेट मनी, यानी कितना हम डिपॉजिट कर रहे हैं और कितना हमको मिलेगा, ये पहले से हमको डिसाइड है। उसको क्या कहते हैं, डिपॉजिट एसेट्स कहते हैं, या फिर डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने एक अकाउंट ग्रुप पढ़ा था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट। क्या था सर, उसमें क्या था सर, उसमें हम लोग पैसा डिपॉजिट तो कर रहे थे, लगा तो रहे थे, इन्वेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन हमको टाइम पीरियड नहीं पता था, और हमको ये भी नहीं पता था कि हमको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में मिलेगा या फिर लॉस में मिलेगा, हमको नहीं पता था, है ना। और वैसा डिपॉजिट, वैसा पैसा हम लोग जो कहीं पे डिपॉजिट करते हैं जहां पे हमको टाइम पीरियड पता रहता है, और ये भी पता है कि हम कितना जमा कर रहे हैं, और ये भी मेंशन है कि हमको कितना मिलेगा, लाइक LIC। समझ में आ रहा है। तो LIC जैसे फंड अगर हम लोग कहीं पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको किस में डालेंगे सर, डिपॉजिट अकाउंट में डाल देंगे। या फिर एक चीज और हमने यहां पे लिखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इसके बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है गुड्डी, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। जैसे कि आप जो है एक बिल्डिंग ले रही हैं रेंट पे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, जिसको हम लोग अपने यहाँ पगड़ी कहते हैं या फिर एडवांस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पगड़ी को आप किस में डालोगे, डिपॉजिट में डालोगे। राइट रॉन्ग, मींस अब ये पगड़ी क्या होता है कि हमने 5 लाख रुपया इस बिल्डिंग के लिए दिया है सिक्योरिटी के तौर पे, तो ये 5 लाख रुपया ना तो हमारा बढ़ेगा ना ही घटेगा। 5 लाख हमने दिया है, तो जब जिस दिन इस बिल्डिंग को हम छोड़ेंगे उस दिन हमको फिर से 5 लाख रुपया ये बिल्डिंग वाले वापस करेंगे। समझ में आ रहा है, ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। और इस प्रकार का कोई भी डिपॉजिट जो हम लोग बिजनेस में भी ऐसा होता है, बिजनेस में हम लोग करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, तो वो तो अब बिजनेस में लगा है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा ना, उसका लेजर बनाना पड़ेगा ना, तो उस चीज को हम लोग कहाँ पे डालेंगे, डिपॉजिट में डालेंगे। कहाँ डालेंगे सर, उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं डालेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट है, लेकिन कितने टाइम में होगा ये पता नहीं है, कितना होगा ये पता नहीं है, लेकिन इसमें हमको पता है कि अगर हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये पता है हमको। जैसे सिक्योरिटी मनी में हमको पता है कि हमको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, लेकिन LIC में अगर हम लोग पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पे पता है कि हम इतना जमा करेंगे, हमको इतना प्रॉफिट होगा, ये पहले से हमको पता रहता है, इतना ही इंटरेस्ट हमको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर नॉट क्लियर ना। तो ऐसा पैसा जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जहाँ पे हम लोग पैसा कितना जमा कर रहे हैं, कितना हमको मिलेगा विथ इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जहाँ पे सब कुछ हमको पहले से नोन हो, पहले से क्या हो सर, पहले से हमको नोन हो, हम लोग को पहले से ऑलरेडी पता हो, उस प्रकार के लेजर को हम लोग किस में डालेंगे, डिपॉजिट अकाउंट ग्रुप में हम लोग डाल देंगे। कोई कंफ्यूजन सर,
नहीं ना। अब आइए देखते हैं ब्रांच डिवीजन। अब ब्रांच का मतलब तो आप समझते हैं, डिवीजन का मतलब तो आप समझते हैं, इसका मतलब ही शाखा ही होता है, राइट रॉन्ग। अब शाखा का मतलब समझते हैं ना, पेड़ की डाली, नहीं वही होती है, एक पेड़ में बहुत सारे शाखाएं होते हैं ना, बिल्कुल वही होती है, उसी से लिया गया है शाखा। इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलिए पॉइंट हमारा क्या है सर, ब्रांच अंडर दिस प्राइमरी ग्रुप। अच्छा ये भी प्राइमरी ग्रुप है ना। इसमें कहा गया है कंपनी मेक्स अ लेजर ऑफ इट्स इंटरप्राइजेज, यानी इस प्रकार में जो ब्रांच हम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार में कंपनी क्या करती है, अपने इंटरप्राइजेज का लेजर बनाती है। क्या बनाती है? अपने जैसे कि एक कंपनी हो गई, उसके अलग अलग इंटरप्राइजेज हैं, एक छपरा में ब्रांच है, एक आंध्र में ब्रांच है, एक रमापाली से आता है, एक सराय से आता है, सारेया से आता है, ये सब क्या है, ब्रांचेज हैं। क्या है? ब्रांचेज हैं। अब जो कंपनी जो सबकी हेड ब्रांच है, वो तो सबको लीड करती है ना सर, सबको डील करती है ना। अब हो सकता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कुछ माल बना और गया छपरा वाले ब्रांच में, गया ना, सारेया वाले ब्रांच में गया, रामापाली वाले ब्रांच में गया, सुल्तानपुर वाले ब्रांच में गया, तो ये सारे ब्रांचेज हैं, उस ब्रांचेज का भी लेजर बनाना पड़ेगा ना। सीवान ब्रांच, छपरा ब्रांच, इसको किस में डालेंगे? ब्रांच। अब लेजर तो आपकी कंपनी एक है, लेकिन ब्रांच अलग अलग है ना उसके, तो इन सब का ब्रांचेज भी तो आपको रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जो हेड कंपनी है, यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, बनता है, उसके बाद से सारे ब्रांच में आप क्या करते हो, भेजते हो, फिर वहाँ से उस माल को बेचा जाता है या फिर वहाँ से वो डील होता है, राइट। तो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हेड ऑफिस है, हेड ब्रांच है, यहाँ से माल कितना किस ब्रांच में गया, ये तो मेंशन होना चाहिए ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे छपरा ब्रांच लेजर हो गया ना, किस में डालोगे? ब्रांच में डालोगे, है ना। सारेया ब्रांच किस में डालोगे? ब्रांच में डालोगे, राइट रॉन्ग। तो इस प्रकार का लेजर जो आप अपनी कंपनी के इंटरप्राइजेज के लिए बना रहे हैं, अपने ब्रांचेस के लिए बना रहे हैं, उसको किस में डालेंगे? ब्रांच में डालेंगे। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आगे बढ़िए थोड़ा सा और। चलिए नेक्स्ट हमने देखा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? आपके पास एक सेविंग अकाउंट है, किसी भी प्रकार का आपके पास एक अकाउंट है ना, और उस अकाउंट में है जो कुछ पैसे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जो पैसे आपके अकाउंट में है उससे ज्यादा पैसा आज आपको चाहिए। समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा पैसा आपको उस बैंक से निकालना है, तो बैंक क्या करती है, आपके लिए एक ओडी बनाती है, ओवरड्राफ्ट बनाती है। और वो यानी जो पैसा, जैसे कि आपके बैंक में कितना है, 2 लाख रुपया है, और आपको आज 3 लाख रुपए की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 3 लाख रुपए की जरूरत है। तो 2 लाख रुपए आपके बैंक में, 3 लाख आपको चाहिए। तो बैंक से आप अप्लाई करेंगे कि हमको ओडी चाहिए, बैंक ओवरड्राफ्ट चाहिए, तो बैंक आपके लिए एक ओडी बनाती है, ओवरड्राफ्ट बनाती है, 3 लाख का बना देगी, और 3 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। जो 1 लाख रुपया उसका ज्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, उसका इंटरेस्ट के साथ वो फिर आपसे पैसा लेगी। यानी जीरो अमाउंट पे भी आपको बैंक जो पैसा पे करती है, आपके अकाउंट में सब कुछ जीरो हो गया, फिर भी बैंक से आप पैसा उठाना चाहते, तो उस सिचुएशन में बैंक क्या करती है, आपके लिए ओवरड्राफ्ट बनाती है। क्या बनाती है सर? ओवरड्राफ्ट। और उस पैसे का आपसे क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। तो वह भी एक प्रकार का लोन हुआ ना, लोन हुआ ना। आपका उसी बैंक में खाता है, लेकिन पैसा उतने मात्रा में नहीं है जितने मात्रा में आपको आज चाहिए। तो आप बैंक के लिए क्या करते हो? रिक्वेस्ट करते हो, अप्लाई करते हो, हमको ओवरड्राफ्ट चाहिए। क्या चाहिए? जो हमारे खाते में पैसा है उससे ज्यादा हमको चाहिए, जो खाते में है आपको मिला उससे ज्यादा वाला क्या बन गया सर? आपके लिए ओवरड्राफ्ट बन गया, और उसका इंटरेस्ट जोड़ के फिर आपसे वो लेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बैंक ओवरड्राफ्ट तो समझ गए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्कुल क्लियर है कि आप वैसा लोन जो आप अपने जीरो अमाउंट पे भी बैंक से उठाते हैं, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। बैंक आपसे उस पैसे पे इंटरेस्ट जोड़ के लेती है। तो इस प्रकार का भी सिचुएशन अगर आएगा, इस प्रकार का भी लेजर हम लोग बनाते हैं। जैसे हमने पैसा लिया है ओडी करके, तो उसको किस में डालेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट में डाल देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमने लास्ट में ले लिया है लोन, है ना। तो लोन क्या है? एक प्राइमरी ग्रुप है। क्या है सर? प्राइमरी ग्रुप है, और इसके अंदर 3 ग्रुप आते हैं। कितने ग्रुप आते हैं? 3 ग्रुप आते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। तो एक तो आप लोन ले रहे हैं, आप डायरेक्ट इसको प्राइमरी में डाल सकते हैं,
लोन में आप डाल सकते हैं। किसी दिन हमने बताया था जिसमें आप लोगों को सब और प्राइमरी ग्रुप ऑफ सब ग्रुप समझ में नहीं आया था, है ना। आप लोन ले रहे हैं ना, तो वो तो लोन है। प्राइमरी बात, प्रथम बात क्या हो गई कि वो लोन है, वो लोन है। तो प्राइमरी ग्रुप आप लोन में भी उसको डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको बताना ये जरूरी हो गया कि किस प्रकार का लोन है, किस प्रकार का लोन है, तो तब हम लोग सेकेंडरी में जाते हैं। तब किस में जाते हैं? सेकेंडरी। अगर लोन है, नॉर्मली हमने 5 लाख रुपए लोन लेंगे, अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उसको लोन में हम लोग डाल सकते हैं। किस में डाल सकते हैं? डायरेक्ट लोन का हमको मिल जाता है अकाउंट ग्रुप, उसमें हम लोग डाल देंगे। लेकिन हमको वहाँ पे मेंशन करना है कि नहीं हमने अनसिक्योर्ड लिया है, लोन फ्रेंड से लिया है, ये मेंशन करना है, तो उसको अनसिक्योर्ड में डाल देंगे। हमको ये मेंशन करना है कि हमने बैंक से लिया है, तो उसको हम लोग किस में डाल देंगे? सिक्योर्ड में डाल देंगे। या फिर हमने मेंशन किया कि हमने बैंक से क्या लिया है? ओवरड्राफ्ट बना के लिया है, ओडी बना के लिया है, तो उसको किस में डाल देंगे? ओवरड्राफ्ट। तो ये तीनों लोन है ना, चाहे सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो या फिर ओवरड्राफ्ट, तो ये तीनों क्या है? लोन है। इज इट क्लियर? और इनका प्राइमरी ग्रुप क्या है? लोन। प्राइमरी ग्रुप लोन। लोन के अंदर 3 सब ग्रुप आते हैं, वो कौन कौन से हो गए? अब इसको अगर कहीं पे कन्विंस करना हो तो कर सकते हैं ना। सो वेरी गुड। कल का जो भी चैप्टर छूटा है, आप जो भी बच्चे नहीं आए उसको बिल्कुल ले लेंगे, नोट कर लेंगे, और हाँ वीडियो देख ही लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसमें, है ना, जिसका छूटा हुआ है। ताकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ से जब निकलो तो अगर आपसे पूछा जाए तो कम से कम वहाँ मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाए, है ना। समझ में आ रहा है? बस हम ये चाहते हैं, और आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, और आपसे कुछ नहीं चाहते हैं कि जहाँ पे आप जाओ लगे कि हाँ साइद रज़ा ने पढ़ाया है, बस इतना हमें चाहिए। ठीक है। सो इनफ फॉर टुडे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।